के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है, इसके क्या क्या फिज़िकल सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पूछी गई हैं यूपी पीएससी लेक्चरार, जीआईसी लेक्चरार में और पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर करना न भूलें। तो अब हम बढ़ते हैं डेफिनीशन ऑफ एंट्रोपी की तरफ। तो एंट्रोपी की डेफिनीशन क्या है? तो एंट्रोपी इज़ नथिंग बट अ मीज़र ऑफ इंटरनल थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। तो अगर कोई आपके पास में सिस्टम है, सपोज कर लीजिए, तो उस सिस्टम, जैसे मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम है, अब इस सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी होगी दैट इज़ डेल्टा क्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंट्रोपी कहते हैं। दैट इज थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, उसको क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। ये एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ एंट्रोपी है। अब इसको और कैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमने बताया कि एंट्रोपी क्या है, उसको हमने अभी डिफाइन किया, और इसको और अच्छे से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन द एंट्रोपी। किसकी बात हो रही? इनफाइनाइटेसिमल चेंज, यानी कि डी एस ऑफ अ सिस्टम इज द इनफाइनाइटेसिमल ट्रांसफर ऑफ हीट टू अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ड्राइविंग आ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडिंग बाय द टेम्परेचर। वही है कि मतलब थर्मल एनर्जी को टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज नथिंग बट समेशन डी क्यू ओवर टी, या इसको हम डेल्टा क्यू ओवर टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर एंट्रोपी, ये आपको रिमेंबर रखना है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम देखना चाहें कि एंट्रोपी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया है कि डी एस इज नथिंग बट डी क्यू और टी, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। तो अगर हम क्या करें, इसमें डी क्यू को निकालना चाहें तो डी क्यू इज टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब डी क्यू की वैल्यू जो है इस वाली इक्वेशन में हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। तो ये आपको रिमेंबर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी जो टर्म है, थर्मल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इससे क्या रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्या जो है इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि दो तरीके की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और ये जो एंट्रोपी है वो जाहिर सी बात है क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इसको हम लोग आगे समझ सकेंगे, आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बहुत ही मतलब समझाएंगे कि किस तरीके से ये मास पे या क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अब चूँकि हम ये जानते हैं कि अगर एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का ये नेचर होता है कि दीज आर एडिटिव इन नेचर। तो अब एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव इन नेचर। तो ऑब्वियसली फॉर अ कंपोजिट सिस्टम, कैसा सिस्टम होना चाहिए? बहुत सारे सिस्टम्स जैसे मान लीजिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो उस वाले केस में हमारे पास में इसकी मान लीजिए एंट्रोपी S1 है, इसकी S2 है और इसकी जो है S3 है, तो उस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो टोटल एंट्रोपी होगी दैट विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, ये किसकी बात हो रही है? दिस इज इन थर्मोडायनामिक्स। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इन सिंबल्स की बात करते हैं या एक अरेंजमेंट की बात करते हैं।
हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम एक बहुत ही बड़े कलेक्शन ऑफ डाटा की स्टडी करते हैं। तो उसमें जो एंट्रोपी है, दिस इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच सिस्टम कैन बी अरेंज्ड, यानी कि एक सिस्टम कितने नंबर ऑफ वेज ले सकता है अपने आप को अरेंज करने में, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। या इसको और दूसरे टर्म में जो समझा जा सकता है वो है कि एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। ये जो टर्म है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी जो और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एंट्रोपी इज़ अ स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये डिपेंड करती है ओनली ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जैसे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड करती है, वैसे ही ये भी हमारी क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। किसका मेजर है? अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कही, या फिर अनअवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क इन अ प्रोसेस। ये जो है, ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? एडिटिव इन नेचर। थर्ड क्या है? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट फंक्शन है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। तो ये पांच प्रॉपर्टी हैं। अब ये जो हमने लास्ट में आपको प्रॉपर्टी बताई है अनअवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे ताकि आपको इसको कायदे समझ में आए। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्नोट इंजन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमने वहाँ पर इफिशियंसी को क्या किया था? डिफाइन किया था। यहाँ पर भी डिफाइन कर ही देते हैं। तो इफिशियंसी इज नथिंग बट, अगर आपने हीट दिया है, मान लीजिए क्यू हीट आपने दिया है, उसमें से कितना वर्क है, दिस इज़ वर्क। ये एक तरीके से वर्क है आपके पास में। तो अगर क्यू हीट को लेने के बाद डब्लू वर्क करता है कोई सिस्टम, तो उसकी इफिशियंसी क्या होती है? डब्लू बाई क्यू होती है। इसको हम टेम्परेचर के टर्म में 1 माइनस टी नॉट बाई टी। टी नॉट क्या है? सिंक का टेम्परेचर है, देखो लोअर टेम्परेचर बॉडी, और हायर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है कैपिटल टी। अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास में दो सिस्टम है, एक T1 से टी है और दूसरा क्या है? T2 से टी नॉट। टी नॉट क्या है? सिंक का टेम्परेचर है। अब हमारे पास में अगर W1 निकालना चाहें एफिशिएंसी के टर्म में, तो क्यू ईटा हो जाएगा, और क्यू ईटा इज नथिंग बट 1 माइनस टी नॉट बाई टी। इसी तरीके से W2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, T1 जो है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 अगर ग्रेटर देन T2 है हमारे पास में, यहाँ पर अगर देख सकते हो, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो W1 इज ग्रेटर देन W2। W1 इज ग्रेटर देन W2 का मतलब है कि जो पहले वाला वर्क डन था दैट इज ग्रेटर देन सेकेंड वाला W2 से। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि W1 वर्क आउटपुट जो हो रहा है वो लॉस्ट हो रहा है। यानी कि अगर हमने T1 से T0 पे गए और उसके बाद T2 से T0 पे हमने इसको वर्क कराया, तो बेसिकली कह रहे हो कि वर्क जो है वो लॉस्ट हो रहा है। वर्क आउटपुट जो है, जो कि हमें मिलना चाहिए, क्यू हीट हमने सप्लाई किया, उसी से W1 भी मिला है, उसी से W2 भी मिला है, लेकिन W2 कम हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो गई है। और वही अनअवेलेबल एनर्जी जो है, अवेलेबल एनर्जी फॉर वर्क इज लॉस्ट, इज डिक्रीज्ड। और यही जो डिक्रीज्ड पार्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी है वो क्या होता है? एंट्रोपी होता है। तो लॉस्ट इन एनर्जी जो होती है वो क्या है? बेसिकली एंट्रोपी। तो इसी को बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी फॉर वर्क। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं PCS प्री के एग्ज़ाम की या लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उन्हें शेयर करना ना भूलें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंट्रोपी। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है UPPSCS प्री 2002 में, इसमें पूछा गया है एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ। तो हमने अभी आपको जो प्रॉपर्टीज़ याद कराई थी वो प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल रिमेंबर रखनी है। कहीं पर भी उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट आंसर में ही आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस का मेजर है, तो ऑप्शन इज ए हो जाएगा आपके पास। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें कहा गया है कि 1000 ग्राम आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड
is converted into water at the same temperature, the change in entropy। अब चूंकि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जब आप टेम्परेचर सेम की बात करते हो तो इसका मतलब है आप लैटेंट हीट की बात करोगे, यानी कि स्टेट जब चेंज होती है तो टेम्परेचर हमारा सेम रहता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब क्या ऑप्शन होगा, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जब स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एंट्रोपी का जो फार्मूला होगा ds इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, जो कि होता ही है। अब स्टेट अगर चेंज हो रहा है लेकिन टी फिक्स है हमारे पास में, ये देखिए टी फिक्स है लेकिन स्टेट हमारा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डी क्यू क्या होता है, एम एल होता है, एल इज लैटेंट हीट आपके पास में। तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम एल अपॉन टी हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब है वो क्वांटिटी मास पर डिपेंड करती है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये एम पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आगे जब हमने बताया कि एम दे रखा है 1000 ग्राम, एल हमारे पास में 80 कैलोरी पर ग्राम होता है फॉर आइस, और टी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 डिग्री केल्विन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.293 हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 293 कैलोरी पर केल्विन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इज सी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज सी। तो ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 में पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आपको समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझकिचाहट के वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर मान लीजिए आपके पास में 10 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको हमने हीट किया है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द चेंज इन एंट्रोपी आपको बताना। अब यहाँ पर देखिए आप, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें स्टेट चेंज हो रहा था, टेम्परेचर फिक्स है। यहाँ पर वो स्टेट जो है वो फिक्स है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो इस वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला क्या होगा, ds इक्वल्स टू समेशन डी क्यू बाई टी। और चूँकि हमारे पास में स्टेट चेंज हो गया है इसलिए जो डी क्यू होगा वो हो जाएगा एम एस इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज वेरिंग हो गया। यहाँ पर भी देखिए कि ये एम पर डिपेंड कर रहा है, तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आगे, अब चूंकि हमने ये डिफाइन कर लिया, इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। एस वैल्यू जो होती है 1 होती है फॉर वाटर, और जब 1 हो गया तो अब इसको सॉल्व करिए आप, इसकी वैल्यू पुटअप करोगे, एम की वैल्यू 10 है तो हमने इसको बाहर ले लिया, बाकी एस 1 है तो 1 हो जाएगा डी टी अपॉन टी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो लॉग हो जाएगा, एल एन ऑफ टी हो जाएगा, वैल्यूज़ रख दोगे तो एल एन 373 अपॉन 273। अब डिवाइड हो जाए तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में है तो इसका मतलब है हमारे पास में इसकी वैल्यूज़ पुटअप करोगे 5.92 5.6 से आ जाएगा 3.2, या इसको और अगर आप थोड़ा, मतलब मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया है इसको, अगर आप और सॉल्व करोगे तो और भी 3.1 के आसपास आ जाएगा कुछ। इसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा ds इक्वल टू 3.2। अब देखते हैं हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 5 6 4 3.12, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, 3.12, क्योंकि अगर आपने जो हमने सॉल्व किया था उसमें अगर आप एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट रिलेशंस उसमें करेक्ट फार्मूले से सॉल्व करोगे, करेक्ट वैल्यूज़ ऑफ डीज रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3.12 ही आ जाएगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 डिजिट तक का नॉर्मलाइज करके ले लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।